Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी, रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, और उसमें मेन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर आज हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखेंगे कि क्या होता है। ये सब्जेक्ट और ये चैप्टर बेटा जनरली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। तो आप देख लेना बेटा आपके सिलेबस में अगर ये हो तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बेटा सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे रैंडम वेरिएबल की। अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन एक्स डब्ल्यू विद डोमेन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। कि आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसके जितने भी आउटकम्स आपके पास आए दैट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। जैसे आपने टॉस किया कॉइन को तो हेड और टेल वो उसके सैम्पल स्पेस में आ जाएंगे, और एक एम्प्टी सेट भी होता है और एक खुद अपना पूरा कंप्लीट सेट जो होता है वो आपका पूरा जो है सिग्मा फील्ड बनाएगा। तो सैम्पल स्पेस में आउटकम आ जाएंगे हेड और टेल। एंड द रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो रैंडम वेरिएबल क्या हो गया? जिसका डोमेन है सैम्पल स्पेस और रेंज हो गई उसकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक ऐसा फंक्शन है दैट इज द रियल लाइन सच दैट फॉर एवरी रियल नंबर ए the event w such that x w is less than equal to a belongs to b। अब b क्या चीज है? एक सिग्मा फील्ड है, सिग्मा फील्ड ऑन सैम्पल स्पेस s। तो देखो सिग्मा फील्ड की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं एक बारी। सिग्मा फील्ड क्या चीज होती है कि एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू द सेट b, एंड अगर a सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसके अंदर होगा। और अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं a1 a2 an ऐसे करके काफ़ी सारे इवेंट है तो उनकी यूनियन भी उसके अंदर होगी। इसको बोलते हैं सिग्मा फील्ड, ठीक है। तो अब ये तो थी बिल्कुल मैथमेटिकल डेफिनेशन रैंडम वेरिएबल्स की। अगर आपको सैम्पल ये सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो आपके पास कुछ आउटकम्स निकल कर आएंगी। जैसे हमने टॉसिंग ऑफ अ कॉइन का लिया तो हमारे पास आउटकम निकल कर आ गई हेड और टेल। तो वो जितनी भी आउटकम्स निकल कर आएंगी ना सबके लिए कोई ना कोई एक रियल नंबर अगर असाइन हो जाए, द वेरिएबल विच असाइंस अ रियल नंबर टू ईच आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। तो देखो कैसे होगा। जैसे मैंने कहा कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन है तो मेरे पास सैम्पल स्पेस क्या आ गया निकल कर? हेड और टेल आ गई। तो अगर मैंने रैंडम वेरिएबल चूज किया कि लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, तो देखो अगर एक हेड आएगा तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर एक भी हेड नहीं आया, मान लो टेल आ गया, तो हेड की उसकी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब हेड के ऊपर वैल्यू 1 हो जाएगी रैंडम वेरिएबल की, और टेल के ऊपर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी टेल पर 0? क्योंकि एक्स हमें बताता है कि कितने हेड्स आए हैं, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड। तो अगर टेल आया तो इसका मतलब एक भी हेड नहीं आया, तो एक्स डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? वहां पर 0 हो जाएगी अगर हमारा टेल अकर करता है। और अगर हेड आता है तो हमारा, क्योंकि एक हेड आया तो हमारे पास हेड की वैल्यू आ जाएगी, एक्स डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 1। तो रैंडम वेरिएबल वो चीज़ होगी जो आपके जितने भी आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं उन सबको कोई ना कोई रियल नंबर असाइन कर दे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका जो है रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन को आप लर्न कर लीजिए। क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज़ होना है मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अभी थोड़ी डेफिनेशंस देखिए क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर ये सारे वर्ड यूज़ होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो अब है वर्ड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको शॉर्ट में हम CDF लिख देते हैं। इसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। तो क्यूमुलेट मतलब पहले की सारी चीज़ें ऐड कर दो, यही मीनिंग होता है क्यूमुलेट का। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा रैंडम वेरिएबल एक्स का? इसको देखो बेटा, एक तो मैं कैपिटल F से डिनोट करूंगी। याद रखना मैं आगे दो टर्म्स यूज करूंगी, एक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई विल बी यूजिंग स्मॉल एफ। और आपने क्योंकि रैंडम वेरिएबल एक्स का लेना है तो जो रैंडम वेरिएबल एक्स होगा उसको मैं नीचे ऐसे सबस्क्रिप्ट में लिख दूंगी। और अगर मुझे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी होगी बेटा तो मैं कैपिटल F का इस्तेमाल करूंगी। ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स है तो मैं नीचे कैपिटल X लिख दूंगी सबस्क्रिप्ट के अंदर। अगर मेरा रैंडम वेरिएबल मैंने y से डिनोट किया होगा तो मैं FY लिख दूंगी, ठीक है। तो CDF क्या चीज़ है? इट इज़ अ फंक्शन विद डोमेन रियल लाइन एंड रेंज द इंटरवल 0 1, ठीक है। अब रेंज जो है वो आपकी 0 1 क्यों आई है? क्योंकि FX जो है ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये प्रोबेबिलिटी बताता है। अगर ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और 0 और 1 भी हो सकती है, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल 0 1 आ गया। इसकी डेफिनेशन देखो बेटा,
एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। इसका क्या मीनिंग है? जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मुझे जो है एफ एक्स टू की वैल्यू दे दो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल एफ मीन्स कि मुझे सी डी एफ की बात हो रही है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात हो रही है। किसके सी डी एफ की बात हो रही है? जो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा मैंने, यानी कि रैंडम वेरिएबल एक्स की बात हो रही है। किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम? 2 पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी निकालो, एक्स सी डी एफ होगा तो लेस देन इक्वल टू वर्ड आएगा, तो लेस देन इक्वल टू 2 की निकालनी है। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 2। याद रखिए सी डी एफ वर्ड है तो आपको लेस देन का साइन लगाना है, लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना है अगर आप सी डी एफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सी डी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेट कर दीजिए आप प्रोबेबिलिटी को, यानी कि जो नंबर लिखा है वो और उससे पहले की सारी प्रोबेबिलिटीज को आप क्यूमुलेट कर दो। तो मान लीजिए ये है आपका रैंडम वेरिएबल 0 1 2 वैल्यू लेता है, तो x लेस देन इक्वल टू 2 में क्या निकालेंगे? x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 1 की और x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, ठीक है बेटा। अगर मान लीजिए x लेस देन इक्वल टू 1 होता तो मैं 0 और 1 तक का ऐड करती। तो रैंडम वेरिएबल जो भी आपकी वैल्यूज लेकर आ रहा है, ठीक है, उससे पहले तक की सारी वैल्यूज आपको ऐड करनी होगी जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये सी डी एफ का मीनिंग होता है। यही चीज अगर प्रोबेबिलिटी की पूछ ली जाएगी, अगर वहां पे स्मॉल एफ लिख दूं, मैं स्मॉल एफ लिख दूंगी तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू ना होकर इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको वो तभी एक्सप्लेन करूंगी जब मैं उसकी डेफिनेशन पे आऊंगी। तो अभी आप फिलहाल इतनी बात याद रखिए कि सी डी एफ वर्ड आ रहा है तो लेस देन इक्वल टू का साइन लिखना है और पहले तक की सारी प्रोबेबिलिटीज को क्यूमुलेट कर देना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज देख लो थोड़ी सी सी डी एफ की क्या है मेरे पास, कि फॉर ऑल ए एंड बी इफ ए इज लेस देन बी देन एफ एक्स ए इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स बी, दैट इज एफ इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। बिल्कुल ठीक बात है बेटा। देखो प्रोबेबिलिटी है आपके पास, अगर मैं एफ एक्स ए निकालूं तो मेरे को क्या निकालना होगा? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू ए। एफ एक्स बी निकालूंगी तो मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर और ए छोटा दिया हुआ है बी से, ठीक है। तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो आप खुद सोचिए x लेस देन ए में कम नंबर आएंगे, x लेस देन इक्वल टू बी में मुझे थोड़े से ज़्यादा नंबर ऐड करने पड़ेंगे। और प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर्स का ही एडिशन होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू बी निकालूंगी तो उसमें a की भी प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी और साथ में a से b के बीच में जितने नंबर्स होंगे उनकी भी ऐड हो जाएगी, तो b वाली प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी ना। तो इसलिए एफ एक्स से लेस देन इक्वल टू एफ एक्स बी आ जाएगा आपके पास। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप निकालेंगे तो आपको क्वेश्चंस में भी दिखाई देगा। मैं नीचे एक एग्जाम्पल भी लूंगी, उसमें आपको ये चीज़ ऑब्जर्व भी करा दूंगी, ठीक है। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ एफ इज 0, ठीक है। तो आप ये बात याद रखें कि एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। अब आप जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर एक्स बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी मतलब एक्स बहुत छोटा हो जाए, तो प्रोबेबिलिटीज का जो टोटल आएगा उस वाले पॉइंट तक वो 0 आ जाएगा, एफ एक्स एक्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 1, इसको थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हो कि एफ एक्स क्या दे रहा है आपको? प्रोबेबिलिटीज दे रहा है। प्रोबेबिलिटी आपको पता है 0 और 1 के बीच में है, तो अगर x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है मतलब हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो मतलब प्रोबेबिलिटी छोटी होती जाएंगी, तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी मिनिमम कितनी आ सकती थी? 0। तो इसलिए लोअर लिमिट 0 होती है और अपर लिमिट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, इसलिए 1 होगी, ठीक है। तो अपर लिमिट 1 आ जाएगी, लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि f जो होता है वो प्रोबेबिलिटी दे रहा है, तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है। f इज कंटिन्यूस फ्रॉम राइट, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है, अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूस मिलेगा आपको राइट साइड से। मैं ये सारी प्रॉपर्टीज आपको नीचे वाले क्वेश्चन में वेरीफाई करा देती हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखो जरा हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट पी एक्स पी इक्वल टू एक्स बाई 15 और x की वैल्यू है 1 2 3 4 और 5, यानी कि जब मैं x को 1 डाल दूं तो प्रोबेबिलिटी एट 1 आपको मिल रही है 1/15, x को 2 डाल दूं तो प्रोबेबिलिटी मिल रही है 2/15, x को 3 डालें तो 3/15। इस तरीके से आपको ये गिवन है एंड इज 0 अदरवाइज, मतलब 5 पॉइंट्स पे डिफाइन है, उसके बाद कहीं नहीं है, सब जगह प्रोबेबिलिटी 0 है। आपको निकालना है सी डी एफ ऑफ x,
ठीक है। तो देखो बेटा CDF ऑफ x आप कैसे निकालेंगे, एंड स्केच दी CDF ऑफ f। आपको जो है CDF को स्केच भी करना है। तो देखो बेटा CDF मतलब मुझे क्या निकालना है, कैपिटल F ऑफ x निकालना है। तो मैंने नीचे लिख दिया रैंडम वेरिएबल x। तो हर पॉइंट पे निकालूंगी बेटा मैं। देखो तो मेरी इसकी डेफिनेशन पहले मैं रिकॉल करा दूं। इसका मतलब होता है कि मुझे लेस देन तक, लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले x कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, 1 2 3 4 5। तो x की वैल्यू 1 डाली। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है मुझे, x लेस देन इक्वल टू 1। तो मुझे लेस देन इक्वल टू 1 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो x वैल्यू कहाँ से ले रहा है, 1 2 3 4 5, इतनी ही वैल्यू ले रहा है। आप चाहें ना तो इसकी थोड़ी सी एक टेबल भी बना लो यहाँ पे, तो आपको आसान हो जाएगा। देखो x जो वैल्यूज ले रहा है वो 1 2 3 4 5, और इस पर जो प्रोबेबिलिटी आ रही है x की, तो वो कितनी आ रही है, देखो 1 पे आ रही है 1/15, 2 पे आ रही है 2/15, 3/15, 4/15, 5/15, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो x लेस देन इक्वल टू 1 मतलब इक्वल टू 1 की ही रह गई, क्योंकि उससे नीचे तो वैल्यूज ही नहीं है। तो ये कितनी आ गई मेरी 1/15। अब देखो मेरे को fx2 निकालना है। तो ये क्या आएगा बेटा मेरा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन इक्वल टू 2 में 1 भी आ गया, तो मुझे 1 की भी प्रोबेबिलिटी लेनी है और 2 की भी लेनी है। तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/15 और 2 की प्रोबेबिलिटी 2/15। तो मेरा आंसर आ गया 3/15। क्लियर। ऐसे ही मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी एट 3। ठीक है। तो 3 है तो 3 से पहले तक के सारे नंबर लेने पड़ेंगे। अब 3 से पहले क्या है, 1 है, 2 है, इक्वल टू का साइन है, तो आपको 3 की भी लेनी है। तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/15, 2 की 2/15 और 3 की 3/15। तो ये कितना आ गया, 6/15। ठीक है बेटा। अब मुझे निकालनी है fx4, यानी कि मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4। अब लेस देन है 4, लेस देन इक्वल टू है तो 4 तक चले जाओ। ठीक। तो अब देखो 1 की, 2 की और 3 की ये कितनी आई थी, टोटल 6/15। ठीक है। तो मैंने ऊपर से डायरेक्ट लिख दी, प्लस P4 की प्रोबेबिलिटी बेटा देखो कितनी है, यहाँ पे कितनी दी हुई है, ये P4 की 4/15। तो मैंने लिखा 4/15। तो ये कितना आ गया, 10/15। ठीक है। ऐसे ही fx5 निकालना है। तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 5। तो दिस इज P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। ठीक है। तो ये कितनी आएगी, देखो 10/15 हो चुके हैं हमारे 4 तक। ठीक है। और P5 में एक 5/15 और आ जाएगा। तो वो कितनी आ गई, 15/15, विच इज इक्वल टू 1। और ये 1 आनी भी चाहिए थी, क्योंकि जब आपने लेस देन इक्वल टू 5 लिया तो पूरा सैम्पल स्पेस कवर हो गया। अगर सैम्पल स्पेस पूरा कवर हो गया तो सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। अब बेटा आप थोड़ी सी चीज़ें देखो जरा, मुझे और क्या करना है, मुझे इसका पूरा लिखना है कि मेरा fx क्या है। ठीक है। तो देखो मेरी fx की वैल्यूज़ मैं कैसे लिखूंगी। तो देखो मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 पॉइंट है। ठीक है। तो देखो x लेस देन 1 करें अगर हम एक बारी, तो x लेस देन 1 पे तो हमारे पास फंक्शन डिफाइन नहीं है, हमारी तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 तक की वैल्यू है। तो x लेस देन 1 पे तो 0 आ गया। फिर मेरे पास पॉइंट क्या है, 1 से 2। तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ x लेस देन इक्वल टू 1 और x लेस देन 2। इसका मतलब क्या हुआ, देखो फंक्शन मेरा इन पॉइंट्स पे डिफाइन है बस। डिस्क्रीट है ये, डिस्क्रीट मतलब इंटीजर पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन है फंक्शन। तो देखो मेरा जब मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब 1 से आगे जाओ, बट लेस देन 2 मतलब 2 से पहले ही रुक जाना है आपको। और लेस का साइन है तो 2 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो 1 से 2 के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट आया आपका, दैट इज x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी, सॉरी fx1 कितना था मेरा, ये देखो fx1 था मेरा 1/15। तो मेरा आंसर आ गया 1/15 यहाँ पर। ठीक है। तो ये आ गया 1/15। अब इंटरवल बनाओ, देखो तो 2 से 3 का बनाऊंगी। तो आप ये याद रखना कि जब भी आप ये बना रहे हो तो जिन पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन है ना, तो 1 2 3 4 5 है तो उन्हीं के इंटरवल्स बनाओगे आप। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 के इंटरवल बनाओगे। और ना लेफ्ट वाली साइड पर लेस देन इक्वल टू लगाना और राइट साइड पे इक्वल टू मत लगाना। ठीक है। अब 2 से 3 में देखो कितने पॉइंट आएंगे, देखो वो कह रहा है 2 को इंक्लूड करो। तो इसको ना ऐसे कर लो, 2 को इंक्लूड करना है। तो 2 को इंक्लूड करना है तो मैंने इसका सर्कल फिल कर दिया। ठीक है। और 3 से पहले रुक जाना है आपको, तो इसका सर्कल खाली रहेगा। तो मैंने इसके अंदर कलर नहीं किया। तो अब 2 से 3 के बीच में देखो कितने पॉइंट आए, कोई भी पॉइंट नहीं है, सिर्फ 2 कवर होकर रह गया। तो मुझे क्या लिखनी होगी वैल्यू, fx2 की वैल्यू लिखनी है। ठीक है। तो fx2 मेरा कितना निकल कर आया, देखो मेरा आया 3/15। ठीक है ना। तो मैं लिख देती हूँ 3/15। क्लियर।
तो मैंने लिखा 3/15। अब नेक्स्ट इंटरवल मैं बनाऊंगी 3 से 4 का। अब देखो 3 से 4 लूंगी मैं तो ये 3 कवर हो जाएगा आपकी बारी, क्योंकि इक्वल टू का साइन है 3 के साथ, और 4 पे नहीं है तो 4 पे होल रह गया, मतलब 4 इंक्लूड नहीं करना, और 3 से 4 के बीच में और कोई पॉइंट नहीं है, तो अकेला पॉइंट कौन सा रह गया, 3 रह गया। तो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू लिखनी होगी, fx3 की वैल्यू लिखनी होगी। तो fx3 मेरा कितना है बेटा, 6/15। तो मेरा आ गया 6/15। अब बनाइए 4 से 5 का। तो यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से सिर्फ 4 आके रह जाएगा, तो fx4 की वैल्यू लिखनी है। fx4 है मेरा 10/15। ठीक है। अब मेरे को 5 से, अच्छा 5 ग्रेटर देन 5 कर देती हूँ अब, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर दूंगी तो सिर्फ 5 की आएगी, उससे आगे के कोई पॉइंट ही नहीं है, तो वो निकलेंगे ही नहीं अपने आप। तो fx5 पे मेरी वैल्यू आ रही है बेटा 1। ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा CDF डिफाइन कर दिया। तो ये हो गया मेरा, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या CDF ऑफ x, जो हमसे पूछा गया था। ठीक है बेटा। अब इसको स्केच भी करना है, तो आप देखो इसको स्केच कैसे करेंगे। देखो मैं इंक चेंज कर लेती हूँ। ये देखो, क्लियर है। तो ये देखिए मेरे पास इसको अगर स्केच करना है fx को, तो मैं, आपको पता है कि ये 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू ले रहा है, तो मैं 0 1 2 3 4 और 5, ये तो मेरे स्मॉल x हो गए जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन थे। तो अब देखो आप यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन को, x लेस देन 1 पर 0 है। तो अगर आपको लेस देन 1 भी देखना है, ये रहा मेरा लेस देन 1, तो लेस देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। ठीक है। तो ये रही मेरी लेस देन 1। ठीक है। इसके ऊपर तो 0 वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब आगे क्या है, 1 से 2 पर फंक्शन की वैल्यू 15 है। तो 1 से 2 पर, अच्छा पहले तो 15 नहीं 1/15 है। एक मिनट में पॉइंट्स देख लूँ, 1/15 3/15 ना, इनको यहाँ पे मार्क भी कर लेते हैं हम। तो मैं कितने का डिफरेंस ले लूँ, 3/15 6/15 9/15 12/15, ठीक है, और 15/15। ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो आप ये देखिए अब आपके पास कितना है, 1 से 2 के अंदर 1/15 है, तो 3/15 से थोड़ा नीचे ही होगा, तो ये हो गया 1/15। ठीक है। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा, देखो इसमें 1 इंक्लूडेड है। ठीक है। तो 1 इंक्लूडेड है इसमें, तो ये आ जाएगा, और इसमें नीचे वाले में 1 इंक्लूडेड नहीं हो ना, जो चीज़ इंक्लूडेड ना हो तो होल बना दिया करो। ठीक है। अब आ जाइए, हाँ ये बन गया मेरा किस पर, 0 से 1 और 1 से 2 का। अब 2 से 3 के इंटरवल में 3/15 है, तो 2 से 3 के इंटरवल ये रहा मेरा नीचे, और इसमें 3/15 है, तो ये रहा मेरा पॉइंट 3/15। ठीक है, यहाँ तक। तो ये मेरा आ जाएगा 3/15। अच्छा देखो इसमें मेरा 3 इंक्लूडेड नहीं है, इस वाले में 2 इंक्लूडेड नहीं है तो मैंने यहाँ होल बना दिया, इसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है तो मैंने यहाँ होल बना दिया। ठीक है। अब आप देखिए 3/15 के बाद मेरा है नेक्स्ट 3 से 4 के इंटरवल में 6/15, तो 3 से 4 में 6/15 ये हो गया। ठीक है। तो ये मेरे 3 इंक्लूडेड है बट 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो मैंने 4 पे होल बना दिया, राइट। तो नेक्स्ट है मेरा ये हो गया मेरा 3/4, 4 से 5 में 10/15, तो 4 से 5 में मेरा आ गया 10/15, तो 9 से थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ मैं, तो ये आ गया मेरा 4 से 5 का इंटरवल। अब 5 इंक्लूडेड नहीं था इसलिए मैंने 5 के लिए होल बना दिया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे 1 है, तो 5 ये रहा पूरा पर्टिकुलर 5 पे मेरा 1 है। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे मेरा 1 है यहाँ पे, तो ये सारा मेरा आगे तक 1 ही यही रहेगी 1 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो ये हो गया मेरा CDF फंक्शन। अब आप ये देख सकते हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरी पहली प्रॉपर्टी यही थी CDF की। ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं इसके अंदर, मेरी ऑब्जर्वेशन यही रहेगी इसके अंदर, जैसे मैंने पहले कराया था, समझाई थी प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्वेशन में क्या है, इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, या आप कह सकते हैं इट इज़ अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। दिख रहा है सबको कि फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो ये नॉन डिक्रीजिंग आ गया। दूसरी बात ये देखिए, अगर इसमें आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे x अप्रोचेस टू -∞, मतलब x अगर कम हो रहा है तो आप देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी 0 है, और x अगर बढ़ रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी पहुंची, मैक्सिमम 1 तक। ठीक है ना। देखो हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 15/15 विच इज़ 1, तो हमें ये भी पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब x को बड़ा कर दो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है। तो आप देखो x ग्रेटर देन 5 के बाद जितने भी नंबर है सब पे प्रोबेबिलिटी आपकी 1 ही है। तो x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fx कितना आया 1, और लोअर साइड पे हमने देखा तो प्रोबेबिलिटी कितने पे रुक गई है, 0 पे रुक गई है, क्योंकि उसने बोला कि x लेस देन 1 पर आपके पास जो है सारा
फंक्शन जीरो है। तो अगर मेरे पास इधर की तरफ नेगेटिव साइड पे भी नंबर होंगे तो भी मेरी प्रोबेबिलिटी जीरो ही रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों भी आपके पास वो हो गई है। और दूसरा अब ये देखो मैंने लिखवाया था इट इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम राइट। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, ये मेरा CDF फंक्शन है। अगर आपको मैं बोलूँ कि 2 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करो तो आप क्या देखोगे? देखो, लेट अस चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस अगर आप करते हैं तो कैपिटल F, सॉरी, ठीक है, कैपिटल F। तो x ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब होता है? जहां पर x ग्रेटर देन 2 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ तो ग्रेटर देन 2, देखो ग्रेटर देन 2 यही है जहां मेरी पेंसिल है। दैट लिमिट इज कमिंग आउट टू बी 3/15। तो कांस्टेंट आ गया आपके पास 3/15। कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है। साथ में आप देखो लेस देन 2 के ऊपर आपकी वैल्यू क्या आ रही है? अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x अप्रोचेस टू 2 माइनस निकालो, तो माइनस पे निकालोगे तो इसका मतलब जहां पे फंक्शन लेस देन 2 है वहां पे निकालोगे आप। लेस देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1/15। तो ये तो मुझे पता चला कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो मुझे दिख भी रहा है ग्राफ के अंदर कि ये ब्रेक हुआ हुआ है। अब क्या निकालूंगी मैं? f(2). फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी है? देखो इक्वल टू 2 पे भी मेरी वैल्यू 3/15 है। तो आप ये देख रहे हो कि राइट हैंड लिमिट मैचेस विद द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यानी कि RHL जो है आपकी वो f फंक्शन के बराबर आ गई है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आई है। तो इट इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम राइट, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस फ्रॉम राइट। लेफ्ट साइड से डिसकंटिन्यूटी आई है। क्यों आई है लेफ्ट साइड से? क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट ली तो 1/15 आया और वो फंक्शन के बराबर नहीं था। तो इट इज कंटिन्यूस फ्रॉम राइट। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन भी मैंने आपको दिखा दी। ऐसे बेटा किसी और पॉइंट पे निकालोगे तो हर पॉइंट पे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस फ्रॉम राइट निकल कर आएगा आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, एक छोटी सी वो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर ये यूज हो जाता है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का। देखो, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल विद CDF। CDF का मीनिंग अब सबको समझ आ गया है। तो a लेस देन b होगा आपके पास और आपको निकालनी हो प्रोबेबिलिटी a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। तो आप कैसे निकालोगे? fx(b) में से fx(a) माइनस कर देंगे। तो इसको देखो, देखने का तरीका आप ध्यान से देखेंगे मेरी बात। मेरे पास a यहाँ है और b यहाँ है। क्यों है? क्योंकि a लेस देन b आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू b निकालना है तो वो लेस देन इक्वल टू b निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, b से पहले तक के सारे नंबर ऐड करने पड़ेंगे ना। तो लेस देन इक्वल टू a की प्रोबेबिलिटी प्लस a से b के बीच के पॉइंट की भी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी पड़ेगी। यही होगा। देखो, यहाँ से यहाँ तक में मैंने सारे कवर कर लिए x लेस देन इक्वल टू a लिखकर, और a से b तक के पॉइंट मैंने कवर कर दिए जब मैंने ये लिखा a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, और ये हिस्सा हो गया मेरा x लेस देन इक्वल टू a। ठीक है बेटा, तो ये x लेस देन इक्वल टू a अब किसकी डेफिनेशन है? मेरी fx(a) की डेफिनेशन है, प्लस प्रोबेबिलिटी a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b मैंने एज इट इज रहने दिया, और ये किसकी डेफिनेशन है? मेरी fx(b) की डेफिनेशन है। ठीक है, तो मेरा यहाँ से क्या निकल कर आ गया बेटा? मैं a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b क्या निकल आया? fx(b) माइनस fx(a). क्लियर है? तो बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी, अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करके करते तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाता। क्लियर? और अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो बेटा, रैंडम वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, एक तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल और एक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। फिर इन्हीं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस से हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस बन जाते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो, a random variable x will be called discrete if the range of x is countable। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बात समझा देती हूँ कि रैंडम वेरिएबल x जो है वो आपको पता है कि जितने भी हमारे पास सैंपल स्पेस में आउटकम्स आएंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक रियल नंबर देता है। ये मेरी डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल की। तो अगर x आपको 0 1 2 3 4 ऐसे करके डिस्क्रीट पॉइंट्स मिले, इंटीजर पॉइंट्स मिल जाए, ठीक है, तो वो हमारा होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और अगर x आपका जो है पॉइंट्स में वैल्यू ले सकता हो, ठीक है, जैसे 0 और 1 के बीच की भी वैल्यूज ले सकता हो, तो बन जाता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है बच्चों, देखो जैसे मैं बोल दूं लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट या वेट ऑफ द स्टूडेंट, हाइट ऑफ द स्टूडेंट। आपको पता है वेट है, हाइट है, मार्क्स है, ये सब डेसिमल में हो सकते हैं, तो वो होगा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट कब होगा? जब देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स x1 x2 डैश डैश एंड सो ऑन,
सच दैट x टेक्स ऑन वैल्यू ओनली इन दैट सेट, मतलब x जो है डिस्क्रीट वैल्यूज लेगा, डिस्क्रीट वैल्यूज लेगा मतलब इंटीजर वैल्यूज लेनी शुरू कर दे, डेसिमल में x वैल्यू ना ले। ठीक है, जैसे हेड और टेल का एग्जाम्पल लिया हमने, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, कभी आप ये नहीं कह सकते कि 0.5 हेड्स आएंगे, कभी ये नहीं कह सकते कि 1/3 हेड्स आएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में वैल्यू कभी नहीं लेगा, तो इसलिए ये वाला टॉसिंग ऑफ अ कॉइन आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बना के देगा। ठीक है, तो बिल्कुल चाहे मैथमेटिकल डेफिनेशन ये लिखी हुई है मैंने यहाँ पर इसको माइंड में सेट करने के लिए कि कौन सा वेरिएबल डिस्क्रीट है और कौन सा कॉन्टिन्यूस है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि आप अगर वैल्यू क्वेश्चन में देख लेना कि अगर रैंडम वेरिएबल डेसिमल में वैल्यू ले रहा है तो डिस्क्रीट है, अगर डेसिमल में वैल्यू वो नहीं ले सकता तो वो डेसिमल में ले रहा है तो कॉन्टिन्यूस है, डेसिमल में नहीं ले रहा तो वो डिस्क्रीट है। ठीक है, एक और बात है, ये जहां मेरी पेंसिल है देखो, इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिस्क्रीट देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग CDF इज ऑल्सो डिस्क्रीट, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे वो भी डिस्क्रीट निकल कर आएगा। ठीक है, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो PMF इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। देखो बेटा, अगर x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो वो डिस्क्रीट वैल्यूज लेगा x1 x2 xn, उनके हर पॉइंट पे आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी ऊपर बता दिया है, इसको मैं स्मॉल f से डिनोट करूंगी। देखो CDF में और PMF में क्या फर्क है, PMF के अंदर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू xi है। देखो स्मॉल f और कैपिटल F की डेफिनेशन में क्या फर्क है, जब मैं कैपिटल F लिखती हूँ इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू x तक की प्रोबेबिलिटी लेनी है, और जब मैं स्मॉल x लिखती हूँ इसका मतलब x इक्वल टू x की प्रोबेबिलिटी लेनी है। ठीक है, तो ये स्मॉल f वाला होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और कैपिटल F वाला होता है मेरा CDF। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि स्मॉल f के अंदर इक्वल टू वर्ड आता है और CDF के अंदर लेस देन इक्वल टू वर्ड आता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए प्रॉपर्टीज क्या है PMF की, जैसे CDF की भी थी ऐसे PMF की भी है, कि क्योंकि f स्मॉल f भी आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्योंकि हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, तो इसलिए fxx की वैल्यू जो होगी वो 0 और 1 के बीच में आएगी। दूसरी बात ये कि टोटल जो होता है प्रोबेबिलिटीज का हमेशा 1 होता है, तो आप इस समेशन लेंगे इस fx का तो ये हमेशा 1 आएगा। इसका सिंपल मीनिंग जो है वो यही है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है ये वाला कि रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग वैल्यूज। ठीक है, हैज द फॉलोइंग PMF, तो आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले काफी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर आपको x भी मिला हुआ है और आपको उसकी प्रोबेबिलिटी भी मिली हुई है, देखो स्मॉल f को ना मतलब PMF को कैपिटल P से या स्मॉल p से या स्मॉल f से भी डिनोट कर देते हैं, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नोटेशन मिलेगी, बस इसका मीनिंग होता है कि उसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मिली हुई है। ठीक है, तो अभी अभी आपने देखा कि इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी और उसका टोटल 1 होगा। तो सबसे पहले तो अगर ये PMF है, ठीक है ना, तो ये जो मुझे PMF अगर गिवन है, सिंस इट इज अ PMF, तो ये अगर PMF है तो इसके अंदर टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 0k 2k 2k ये दिया हुआ ना, तो 0 + k + 2k + 2k + 3k k² 2k² + 7k² + k, इन सब की प्रोबेबिलिटीज को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 10k² + 9k - 1 = 0। इसकी बेटा क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, आपके पास ये आ जाएगा दिस 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई k की 1/10 और एक आ गई k की -1। अब आप खुद सोचो, k जो है ऊपर कई चीज़ों की प्रोबेबिलिटी है एंड प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, तो k की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो ना, क्योंकि मुझे दिया हुआ है ना ऊपर, ये देखो जैसे x = 1 की वैल्यू पे, x = 1 पे प्रोबेबिलिटी k है, 2 पे 2k है, तो ये वैल्यूज नेगेटिव होनी शुरू हो जाएंगी प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, बट k = -1 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, और k किसी चीज की प्रोबेबिलिटी भी है, तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, देयरफॉर k की जो परमिसिबल वैल्यू हो गई वो हो गई 1/10। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इवेलुएट
प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6। तो सेकेंड पार्ट में मुझे निकालना है x लेस देन 6। क्लियरली लेस देन 6 है, तो 0 1 2 3 4 और 5 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 6 मैं कंसीडर नहीं करूंगी क्योंकि क्लियरली लिख दिया उसने मेरे पास कि लेस देन 6 है। तो प्रोबेबिलिटी 0 की बेटा 0 दी हुई है क्वेश्चन में, 1 पे k दी हुई है, 2 पे 2k दी हुई है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। 3k 4 एक मिनट 4 हो गई ना, k 2k, ये 2k ही है, ठीक है। फिर है आपके पास 3k और 5 पे है आपकी k स्क्वायर। तो ये कितनी आ गई, 3 5 6 7 8k प्लस k स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज डाल दीजिए, 8 इंटू के की वैल्यू है 1/10 और ये k की वैल्यू डाली 1/10 आपने, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 81/100, ठीक है। थर्ड पार्ट है बेटा मेरे पास प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो थर्ड पार्ट है मेरा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब ग्रेटर देन 6 है बेटा, तो 6 इंक्लूड है ग्रेटर देन इक्वल टू में। 6 हो गया, 7 हो गया, और बस क्वेश्चन क्योंकि 7 तक ही डिफाइंड है तो 6 और 7 की प्रोबेबिलिटी आ गई। 6 पे प्रोबेबिलिटी है बेटा मेरी 2k स्क्वायर और 7 पे प्रोबेबिलिटी है 7k स्क्वायर प्लस k। तो ये कितना आ जाएगा 6 और 7 पे, तो मेरी यही आ जाएगी। तो मेरी आ गई 7 और 2 9k स्क्वायर प्लस k। तो 9k की वैल्यू डाली 1/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा बेटा ये 19/100, राइट। तो ये हो गया मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन 5। दिस इज माय नेक्स्ट पार्ट। अब इसका क्या मतलब है बेटा, 0 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, बाकी उनके बीच के सारे पॉइंट है। तो 1 का इंक्लूड हो गया, 2 का इंक्लूड हो गया, 3 का इंक्लूड हो गया और 4 का इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। 0 और 5 छोड़ देंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो 1 पे दे रखी है बेटा प्रोबेबिलिटी k, 2 पे दे रखी है 2k और 3 पे दे रखी है 2k और 4 पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3k। तो ये कितना आ गया, 3 और 2 5 8k। तो k की वैल्यू डाल दी 1/10, तो मेरे पास आ गया 8/10, ठीक है। यहाँ पर अब है फिफ्थ पार्ट बेटा क्वेश्चन का, प्रोबेबिलिटी इफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a इज ग्रेटर देन 1/2। ये क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a। गुड क्वेश्चन। देखो वो कह रहा है कि कब a की क्या वैल्यू होगी कि प्रोबेबिलिटी 1/2 से बढ़ जाए, ठीक है। तो देखो a क्या वैल्यू लेगा जो क्वेश्चन में दे रखी है, हम डाल के देखते हैं कि इफ a इक्वल टू 0, तो क्या मीनिंग हो गया इस इक्वेशन में डालो, x लेस देन इक्वल टू 0। तो x लेस देन इक्वल टू 0 मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 पे चाहिए, क्योंकि लेस पे तो है ही नहीं मेरे पास। x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ये तो मेरा नॉट ग्रेटर देन 1/2 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 तो नहीं है, ठीक है। अब आप वैल्यू डालिए a की 1। तो a की वैल्यू मैंने 1 डाली इस इक्वेशन में जो गिवन है मेरे को, x ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो और मैं निकालने की कोशिश करती हूँ इसको, तो 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। 0 पे 0 है, 1 पे k है, तो k आ गया, 1/10 आ गया। अब ये भी मेरा 1/2 से छोटा रह गया, तो a की वैल्यू 1 भी नहीं है। फिर मैंने a की वैल्यू 2 डाली, तो a की वैल्यू अगर मैंने 2 डाली तो मेरी क्या आ जाएगी, 2 तक के नंबर ऐड हो जाएंगे, 0 1 2। अब 0 पे 0 है, 1 पे k है और 2 पे 2k, तो कितना आ गया 3k। तो ये आ गया 3/10। अब ये भी 0.3 हो गया, मुझे 0.5 से बड़ा नंबर चाहिए, तो ये भी अभी नहीं मेरा आया आंसर। तो अब मैंने a की वैल्यू 3 डाल के देखी, तो डाल के देख लो जो क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 1 2 और 3 तक का आंसर। अब 0 1 2 का आंसर तो बेटा आपने ऊपर देखा 3k आ रहा है इससे ऊपर वाले स्टेप में, और p3 मुझे दिया हुआ है 2k, तो ये हो गया मेरा 5k। तो इसमें वैल्यू k की 1/10 डाली तो 5/10 आ गई। ये बेटा इक्वल टू आई है बट ग्रेटर नहीं आई है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब 4 डालते ही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी प्रोबेबिलिटी ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर अब आना चाहिए, राइट। तो P2 प्लस P3 प्लस P4, तो P3 तक की वैल्यू तो P5 के थी, P4 पे वैल्यू है 3k, तो ये आ जाएगा 7k। दिस इज 7/10, तो ये 0.7 हो गया विच इज ग्रेटर देन 1/2। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ a सच दैट
कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a है वो ग्रेटर देन 1/2 हो जाए इज ये a क्या था 4, a इक्वल टू 4 पे आंसर मेरा निकल गया। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा है डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x निकालने का क्या मतलब है मेरा कि इसका मुझे CDF निकाल कर देना है। ठीक है, तो ये अभी इरेज कर देते हैं बेटा। तो CDF निकालना है आपका, तो देखिए कैसे निकलेगा। बहुत आसान है, जैसे अभी सिखाया था आपको। देखो CDF ऑफ x, तो CDF का मतलब मुझे कैपिटल F निकालना है, किसका x का, तो मुझे fx निकालना है। तो मैं सारी वैल्यूज लूंगी बेटा। देखो जितनी भी मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, 0 गिवन है, तो पहले fx0 निकालूंगी। तो fx0 का मतलब प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन 0 का क्या मतलब हो गया, मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, x इक्वल लेस देन इक्वल टू 0 में मेरे पास 0 ही आएगा। तो मेरे पास 0 पे वैल्यू 0 आ गई। fx1 का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, तो यानी कि 0 और 1 पे वैल्यू चाहिए। तो 0 और 1 पे वैल्यू आ जाएगी मेरी फंक्शन इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0 और k, तो यानी कि k विच इज 1/10। तो fx2 क्या हो जाएगा मेरा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो 0, 1 और 2 सब पे निकल गई। तो 0 और 1 तक तो 1/10 थी, और 2 पर मेरी 2k है, तो ये बन गया 1/10 प्लस 2/10 विच इज इक्वल टू 3/10। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेना। तो मैं लिख देती हूँ जो प्रोबेबिलिटीज आ रही है। fx3 ये आ रहा है आपका, और fx4 है 8/10, fx5 है आपका 81/100। ठीक है, fx6 है आपका 83/100। सिर्फ प्रोबेबिलिटीज ऐड करनी है आपको पहले तक की, तो ये है 1। क्लियर है बच्चों, तो अब आपको ये fx भी मिल गया यहाँ पे कैपिटल F। अगर आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि जैसे 0 है तो पहले x लेस देन 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, और x ग्रेटर देन 7। इतना डिफाइन है। x लेस देन 0 पे देखो बेटा आपकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो 0 आया। 0 से 1 में सिर्फ 0 की प्रोबेबिलिटी आएगी, वो भी आपकी 0 ही है। 1 से 2 पर जो आएगी आपकी प्रोबेबिलिटी, 1 से 2 में सिर्फ x इक्वल टू 1 इंक्लूड हुआ आपका, तो यानी कि 1/10 आ गया। फिर ये है 3/10। ऐसे ही जैसे पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया था, इंटरवल भी बनाना सिखा दिया था कि जितने पॉइंट्स हैं सबके ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। ठीक, तो ये हो गया मेरा CDF। दिस इज द CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ठीक है बच्चों, अब देखिए और क्या क्वेश्चन है आपके पास। हमारे पास क्वेश्चन है, लेट्स अ कार्ड बी सिलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स में से कोई कार्ड निकाला। कार्ड पता है सबको कौन से होते हैं। द आउटकम C इज सच दैट एक्स C इक्वल टू 4 इफ C इज एन एस, कि अगर आपने एस निकाला है तो प्रोबेबिलिटी है 4। ठीक है, एस मतलब ये वाला सिंबल ए। ठीक है, अगर किंग आता है तो प्रोबेबिलिटी 3 है, क्वीन आती है तो प्रोबेबिलिटी नहीं सॉरी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है, जैक आता है तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है। ठीक है, और अदरवाइज है बाकी अगर कोई और नंबर आता है। सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम C इज 1/52। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी। डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। तो अब देखो बेटा आपके पास ये दिया हुआ है रैंडम वेरिएबल x ऑन स्पेस d इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और 4। ये क्वेश्चन पूरा ऐसे है। ठीक है, तो आंसर देखो इसका बेटा कैसे निकलेगा। अब आपको d जो स्पेस दिया हुआ जो हम x बोल रहे थे उसको उसने d लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी इसको कैपिटल X कर लो ये। ठीक है, चलो यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई हैं आपको 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब 0 का क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पर 0 मतलब 0, मेरे पास 0 का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, ये देखो
एक्स मेरा क्या डिनोट कर रहा है, एक्स ये दिया हुआ है, 0 मीन्स 0 कार्ड, 1 मीन्स, ये मैं पहले ना लिख देती हूँ, एक कॉलम बना देती हूँ, एक्स सी इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स सी इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गया एक्स सी इक्वल टू 2, और इसका मतलब हो गया एक्स सी इक्वल टू 3, और इसका मतलब हो गया एक्स सी इक्वल टू 4। इधर इसका मीनिंग हो गया एक्स सी इक्वल टू 0, ठीक है। एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देने से ना आपको समझ आ जाएगा। अब देखो एक्स सी इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, इधर देखो, ये रहा एक्स सी इक्वल टू 0 अदरवाइज। अदरवाइज का क्या मतलब है कि ऊपर जो कार्ड निकले, एस किंग क्वीन और ये जे, देखो ए के क्यू और जे, इन कार्ड को छोड़कर कोई कार्ड निकला है आपका, एक्स सी इक्वल टू 0 का मतलब ये है, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ, कार्ड अदर देन के क्यू जे और ए, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। और एक्स सी इक्वल टू 1 का क्या मीनिंग है, देखो जरा यहाँ पे, एक्स सी इक्वल टू 1 क्या है कि जैक निकला है, 2 का क्या मतलब है, क्वीन निकली है, तो एक्स सी इक्वल टू 1 मतलब द कार्ड इज अ जैक, ठीक है। एक्स सी इक्वल टू 2 का मतलब कार्ड इज अ क्वीन, और एक्स सी इक्वल टू 3 हमारे को दे रखा है कार्ड इज अ किंग, और इसका मतलब दे रखा है कार्ड इज एन एस, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। अब इनकी नीचे प्रोबेबिलिटीज लिख दो, देखो अब इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी एक्स, एक्स क्या होगा आपके पास, इसमें स्मॉल एक्स आएगा, क्योंकि एक्स ये वैल्यूज ले रहा है ना, तो यहाँ पे स्मॉल एक्स आ गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0, 0 का मतलब क्या है कि कार्ड अदर देन जे क्यू के ए निकला है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताइए, ये 4 कार्ड छोड़ के बाकी जो बचे आपके पास, तो हमारे पास कार्ड्स के अंदर 4 के होते हैं, 4 क्यू होते हैं, 4 जे होते हैं और 4 ए होते हैं, तो 16 कार्ड्स आपने छोड़ दिए, बाकी के जितने कार्ड्स थे वो निकले हमारे पास, तो फेवरेबल कितने हो गए कार्ड, 36 हो गए। 52 में से आपने 16 माइनस कर दिए अपॉन 52। अब इधर आ जाइए, एक्स सी इक्वल टू 1 मतलब कार्ड इज अ जैक, कितने जैक होते हैं 52 कार्ड्स के अंदर, 4 जे होते हैं ना हमारे पास, 4 जैक होते हैं, तो वो 4 निकले, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52, ठीक है। अब कार्ड इज अ क्वीन, तो हमारे पास 4 क्वीन निकल सकती हैं, तो फेवरेबल हो गए 4 और टोटल होते हैं 52। ऐसे ही कार्ड इज अ किंग, तो किंग भी 4 होते हैं, और एस, एस मतलब ये ए वाला जो सिंबल होता है, ये वाला, ठीक है, तो ये भी मेरे पास 4 ही होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/52, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा बन गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, राइट। और देखें, ये देखो, लेट द स्पेस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बी दिस, ठीक है, मतलब एक्स, इसका क्या मीनिंग है कि एक्स 0 से 1 के बीच में डिफाइंड है, ठीक है। अगर d1 दिया हुआ है आपको 0 से हाफ तक, और d2 का मतलब है हाफ से 1 तक, तो प्रोबेबिलिटी एक्स d2 निकालो, और प्रोबेबिलिटी एक्स d1 आपको दिया हुआ है। देखो बेटा, ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो ना, इनको हमेशा नंबर लाइन पे ट्रेस कर लो, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कितनी प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है। देखो एक्स जो है 0 से 1 के बीच में डिफाइंड है, यहाँ पे डी की जो डेफिनेशन है वो 0 से 1 के बीच की है, जिसमें 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो मैंने इस पे होल बना दिया। जो इंक्लूड ना हो तो होल बनाइए, और इंक्लूड हो तो होल को फिल कर दीजिए, ठीक है। अब 0 से हाफ तक की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, निकालनी है। D1 है 0 से हाफ, अब हाफ इनके बीच में ही होगा ना, तो इतना हिस्सा तो D1 के पास है, ठीक है। हाफ से 1 तक का हिस्सा D2 के पास है, तो ये D2 के पास ये वाला हिस्सा है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, D2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और D1 की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स D1 अगर 1/4 है, तो इसका मतलब ये कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी गिवन है, D1 कितना है मेरा, D1 है मेरा 0x लेस देन हाफ, इतनी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। और आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी एक्स D2, यानी कि मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी एक्स D2 की डेफिनेशन क्या है, हाफ से 1 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, हाफ से 1 तक की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और D1 की आपको दे रखी है। पहली बात तो ये कि 0 से 1 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये बताओ जरा मुझे। 0 से 1 तक की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स
0 से हाफ कर दूँ, देखो खुद सोचो, पूरे में से 0 से हाफ तक का माइनस कर दूंगी तो हाफ इंक्लूड होके 1 तक का आंसर आ जाएगा। इस पूरी नंबर लाइन में से देखो, यहाँ से देखो, इस सारे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूँ, इस बड़े वाले में से मैं इतना वाला माइनस कर दूंगी D1, तो मेरे पास D2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि हमने टोटल प्रोबेबिलिटी 1 थी, उसमें से 0 से हाफ तक की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, और 0 से हाफ तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी, 1/4 है, तो मेरा आंसर कितना आ गया बेटा, 3/4। ठीक है बच्चे, तो ये था बेटा आपका कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, और CDF क्या होता है, और उसको कैसे प्लॉट करते हैं। मैंने ये सब आपको इसमें सिखा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स बताऊंगी कि क्या होते हैं और उसमें कैसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और CDF वगैरह निकालते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। इससे पहले आप लोग ये अच्छे से सुन लेना, पढ़ाई कर लेना, इसकी जितने क्वेश्चंस बुक में दिखाई दें थोड़े सॉल्व करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बच्चों, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।